हाय, दिस उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको मानव अनुवांशिकी पढ़ाएंगे। नया चैप्टर है, इसका हमने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको टॉपिक 1 टॉपिक 2 पढ़ा दिया था। आज हम टॉपिक 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये मानव में अनुवांशिकी होगा, ठीक है। अनुवांशिकी या लिंग निर्धारण। तो क्वेश्चन आता है लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप इसको समझने से पहले एक बार समझ लीजिए। फिर से हम बता चुके हैं आपको, फिर से एक बार बता देते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, या क्या कह सकते हैं 23 जोड़ी। उसमें से 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। मतलब 44 ऑटोसोम्स यानी दैहिक गुणसूत्र और 2 सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है XY और फीमेल में क्या होता है XX। तो इस तरह से मेल में भी 46 हुए और फीमेल में भी 44, ये 45 46 ये मेल के लिए हो गया, और फीमेल के लिए क्या होता है 44 45 46। क्लियर हो गई होगी बात। तो इसके लिए आप बताएंगे कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दैहिक गुण लक्षणों को पीढ़ी से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। और बताएंगे आप कि जो मेल होता है, मेल में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और वाई क्रोमोसोम थोड़ा साइज में छोटा होता है एक्स के मुकाबले। तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आप देखेंगे आगे। और ये आप खुद से कर सकते हो आराम से। क्रॉस ये मेल का और ये फीमेल के क्रोमोसोम को इससे वो करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। अब इसको पूरा जैसे मेंडल के लॉ में करते हो आप, क्रॉस वैसे करना है सेम। आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 4। टॉपिक 4 में देखिए सबसे पहले DNA RNA में डिफरेंस है। तो DNA क्या है, DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो DNA के अंदर की शुगर जो होती है उसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। RNA के अंदर की जो शुगर होती है उसे क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। और जो DNA है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल, ठीक है, 2 सूत्र होते हैं इसमें। और जो RNA है वो क्या है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। द्विगुणन मतलब 1 से 2 बनने की कैपेबिलिटी होती है, इसमें नहीं होती है। और जो DNA होता है वो सभी में लक्षणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन RNA नहीं ले जाता। RNA केवल वायरस में ले जाता है। फिर जो DNA होता है, DNA में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार नहीं होता, जबकि RNA में थाइमिन नहीं होता। ये वाला टॉपिक अभी हम आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे, रुक जाइए। आप देख पहले इसको पढ़ लीजिए, लास्ट वाले को। DNA जो होता है कहाँ कहाँ होता है, DNA कोशिका के अंदर होता है, पता है हम लोग को। कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, ठीक। अब सभी की बॉडी क्या होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो। और हर एक सेल के अंदर क्या होता है, DNA होता है। तो सेल के अंदर कहाँ कहाँ होता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में। और जो प्लांट सेल होती है, पौधों की कोशिका, उनमें हरित लवक तो होता है, लेकिन जो एनिमल सेल या मनुष्य जो हम लोग हैं, हम लोग के सेल में ये हरित लवक नहीं होता। तो हम लोगों में ये दोनों जगह पाया जाएगा, ठीक। अब देखेंगे आगे, जो RNA होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर सभी जगह पूरे साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये वाले की बात करें अगर हम, तो हम आपको बता दें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो DNA में भी होते हैं, RNA में भी होते हैं। DNA में भी 4 टाइप के होते हैं और RNA में भी 4 टाइप के होते हैं, लेकिन 3 कॉमन होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये DNA में और RNA में दोनों में कॉमन है, ठीक। 4th वाला जो होता है वो अलग होता है। 4th वाला क्या होता है, DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। और RNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो आपको बताया गया है इसमें क्वेश्चन, देखिए इसमें लिखा है इसमें यूरेसिल नहीं होता। DNA में यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल की जगह थाइमिन है। और RNA में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या है, यूरेसिल है। क्लियर हो गई बात। आप देखिए टॉपिक 5। टॉपिक 5 में देखिए बताया गया है हीमोफीलिया क्या है। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं हीमोफीलिया, इस पार्ट 1 में पढ़ाया था कि ये एक्स संलग्न रोग है, मतलब एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब हम आपको ये बता दें कि ये कैसी डिसीज़ है, आपको पता है ये कैसी डिसीज़ है, आनुवांशिक रोग है।
ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला है। तो इसमें होता क्या है, जो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रुधिर का थक्का नहीं जमता। जैसे शरीर में कहीं चोट लग गई, लगातार ब्लीडिंग होती रही तो उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे हम वर्णांतता। वर्णांतता क्या है? वर्णांतता कलर की अंधता, मतलब रंगों की अंधता आ जाती। कैसे? देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लाल और हरे रंग की अंधता आ जाती है मेनली। अब देखेंगे क्वेश्चन में पेपर में आता है आपका कि वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिए गए डीएनए मॉडल की संरचना को समझाइए। मॉडल कब दिया जाता है? जब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसका मॉडल समझाते हैं, मतलब उसी को देख के उसी के हिसाब से उसको क्या बताते हैं, मॉडल की फॉर्म में हमको समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग डीएनए का मॉडल किसका मेन पढ़ते हैं? वॉटसन और क्रिक का। तो सबसे पहले आपको द्विगुणन पता ही चल चुका है, एक डीएनए से क्या 2 डीएनए बनने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? द्विगुणन। डीएनए से डीएनए बनता है। उसके बाद द्विगुणन की प्रक्रिया, अब आपको पहले ये डीएनए का स्ट्रक्चर समझना है। डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? देखो, डीएनए जो होता है वो हर चीज़ की यूनिट होती है जिससे वो मिलकर बना होता है ना, सबसे छोटा पार्ट जिससे मिलकर बना। तो डीएनए की यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में अब न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना होता है? 3 कॉम्पोनेंट से। 3 कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 मतलब चीज़ों से, 3 वो अवयव से मिलकर बना होता है। जैसे नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेसस कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और दूसरा हो जाएगा शुगर यानी कि शर्करा, और तीसरा क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। क्लियर हो गई बात? इन तीनों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से ही पूरा डीएनए मिलकर बना होता है। तो ये तीनों चीज़ें होंगी डीएनए के अंदर। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें कहाँ कहाँ हैं। अब सबसे पहले हमने आपसे बात की नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार की, तो हम आपको बता दें कि डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। देखिए 4 टाइप के हैं ये, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन। ठीक, तो नाइट्रोजनस बेसेस या नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है। चाहे आप कह लीजिए साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ रहा है या कह लीजिए ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, या एडेनिन थाइमिन जुड़े या थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा। अब आप ये याद रखिएगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और ये नाइट्रोजनी बेसिस, ये देखिए इधर सारे सब किससे जुड़े हैं? इस साइड, दोनों साइड से किससे जुड़े होते हैं? शुगर से। किससे जुड़े होते हैं? शुगर से, पेंटोज शुगर से। और शुगर आपस में सारी किससे जुड़ी होती है? फॉस्फेट से, इधर भी इधर भी। इस तरह से ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपको इसमें सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, अब नेक्स्ट इसकी पूरी डिटेल आप इससे पढ़ लीजिएगा, जो हमने बताया सब इसमें वही है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लीजिए। उसके चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके टॉपिक सॉल्व करिए, मॉडल सॉल्व करिए, ठीक है, क्रॉस की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम आपको टॉपिक और मॉडल का सॉल्यूशन देंगे नेक्स्ट वीडियो में।